हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग प्रीलिम्स पर बातें करेंगे फ्रेंड्स। प्रीलिम्स स्किल पर प्रीलिम्स स्किल पर जिस तरीके से अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं बताते आ रहा हूँ आपको कि तैयारी तो अपनी जगह ठीक है कि आप सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड की ही बातें करें। लेकिन यहाँ हम लोग अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ पढ़ के सब्जेक्ट्स को आप एग्ज़ाम में पूछे गए यूपीएससी के क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे, वो भी जितना रिक्वायर्ड है? आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए प्रीलिम्स के, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेटमेंट्स आपको बुक्स में कहीं भी नहीं मिलेंगे। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यूपीएससी पूछता है, जो आपको कहीं मिल जाए। ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं और वो ऐसे होते हैं जिसमें गहरे समझ की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हें सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्किल डेवलपमेंट करें इसकी कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। मेरे गुरुदेव मुझे एक कहानी सुनाया करते थे, आज मैं थोड़ा-सा वो आपसे शेयर करूँगा। वो कहते थे कि वो जब अपने स्कूल लाइफ में थे, सॉरी स्कूल नहीं, कॉलेज लाइफ में थे, तो वहाँ पे वो बहुत पढ़ाई करते थे, और जो उनके कलीग्स थे, अपने फ्रेंड्स थे, वो लोग उतने पढ़ाई नहीं करते थे, देखने को भी नहीं मिलता था उनको। लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता था, तो वो हमेशा उनसे थोड़े से पीछे रह जाते थे कुछ मार्क्स से। तो उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या क्या हो रहा है। बहुत बाद में उन्होंने उनसे डिस्कस किया, तो पता चला कि ये पढ़ाई तो बहुत करते थे, और वो पढ़ाई कम करते थे लेकिन स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान देते थे कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए। तो इसीलिए उन्हें ज़्यादा मार्क्स आते थे। स्किल डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप में नॉलेज की थोड़ी कमी भी है ना, तब भी आपने टेक्निक इतनी अच्छी डेवलप की है क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि आप कहीं न कहीं से वो सोर्स पकड़ लोगे कि इस क्वेश्चन का अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता है, तब भी मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमसे मिस हो जाता है और एग्ज़ाम में हमें उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकर चलेंगे। क्यों? एग्ज़ाम में तो देखिए मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कभी कहीं पे कोई सब्जेक्ट का, कहीं कोई सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा क्वेश्चन, प्रीलिम्स की बात करें तो। लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको स्किल डेवलपमेंट इसीलिए करना चाहिए कि होता क्या है, हर एक सब्जेक्ट के अलग-अलग टॉपिक्स पे यूपीएससी का माइंड अलग है क्वेश्चन सेट करने का, उसका एक पैटर्न है। वो पैटर्न आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक करके समझ में आएगा। अब मिक्सिंग करके आप देखेंगे तो चीज़ें गड्डम-गड्ड हो जाएँगी, आपको समझ में नहीं आएँगी। लेकिन अगर आप सेपरेट करके देखेंगे, तो किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक के साथ यूपीएससी कैसे डील कर रहा है, वो चीज़ें और सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें कि किस सब्जेक्ट के साथ वो किस तरीके से मूव कर रहा है, वो आपको समझ में आएँगी। तो एग्ज़ाम में जैसे ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देखेंगे क्वेश्चन सामने, तो खट से आपके दिमाग में वो स्किल डेवलपमेंट जो आपने प्रैक्टिस की है, वो सारी चीज़ें दिमाग में दौड़ने लगेंगी। और फिर आपको सब याद आ जाएगी कि इस पे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहा है और ऐसे-ऐसे इसकी टेक्नीक है सॉल्व करने की। तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। इसीलिए हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पर बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। धीरे-धीरे देखेंगे कि यूपीएससी का माइंड कैसे डेवलप किया है, क्योंकि यूपीएससी का माइंड समझना हमें बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम पिछले कुछ साल से
कम से कम 4-5 साल के क्वेश्चन देखेंगे और फिर करंट पैटर्न पर भी आएँगे। अभी हम लोग 2019 के क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। उस पे काफ़ी बात कर चुके हैं हम लोग। आज उसी के इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आइए देखें कि अगर नॉलेज की कमी भी है या नहीं भी पता है तो कैसे सॉल्व किया जाए स्किल डेवलपमेंट के बेस पे। तो आइए बातें करते हैं। चूँकि यूपीएससी का एक और बात मुझे कहनी थी कि यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब वो ऑप्शंस ऐसे देता है, वो ओनली 1, ओनली 2 करके, या स्टेटमेंट बेस्ड, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, दिस दैट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, इस तरीके से। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको सारे स्टेटमेंट्स की समझ हो। पावर ऑफ एलिमिनेशन पहले यूज़ होता था। पहले के जो क्वेश्चंस आते थे यूपीएससी जिस पैटर्न पे पूछता था कि आपको एक भी पता है तो पकड़ के, जो ऑप्शंस में वो नहीं भी है तो एलिमिनेट कर दीजिए उस तरीके से। अब वो हो नहीं पाता। इसलिए भले ही हम 2019 से लेके चल रहे हैं जहाँ पे आपको पावर ऑफ एलिमिनेशन दिखाई देगा, लेकिन हम हर स्टेटमेंट पर बात करेंगे ताकि आप करंट पैटर्न पर ही आ सकें। आइए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज recent directives relating to storage of payment system data, popularly known as data dictate, command the payment system providers that। उस टाइम में एक सिस्टम आया था, आरबीआई ने कुछ रेगुलेटरी चीज़ें जारी की थी कि जो पेमेंट सिस्टम होता है, जो हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन चीज़ों की, जैसे फ़ोन पे, यूपीआई, ये सब यूज़ करते हैं। तो पेमेंट सिस्टम से जो रिलेटेड डेटा है, वो आरबीआई ने कहा कि अगर हमारे देश से रिलेटेड डेटा है तो हमारे देश में रहनी चाहिए, कहीं और नहीं जानी चाहिए। तो इस पे एक सिस्टम आया था जिसे कहा गया था स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, या उसको डेटा डिक्टेट भी कहा जाता था कि डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, जैसे अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप उसे यहीं रखिए। तो उसने कमांड किया, जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, जो प्रोवाइड करते हैं सिस्टम की आप पेमेंट कीजिए ऑनलाइन, तो उन्हें कमांड किया गया इस सिस्टम के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा। अब क्या कमांड किया गया, उसी पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। दे शैल इंश्योर दैट entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India। कहा जा रहा है कि ये पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर जो हैं, ये इंश्योर करें कि पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड इंटायर डेटा, मतलब सारा का सारा डेटा जो है, एक सिस्टम में हो जो कि सिर्फ इंडिया में होना चाहिए। इंडिया से बाहर कोई डेटा नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, जब स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा की बात की जा रही है तो क्यों की जा रही होगी? आरबीआई ने ऐसा क्यों किया होगा? पहले तो आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं 3 स्टेप्स की बात करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की। पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, कि आप कैसे समझेंगे क्वेश्चंस को, और दूसरा होता है थिंकिंग एंड सॉल्विंग, कि दूसरा थिंकिंग, तीसरा सॉल्विंग। तो थिंक कर लेते हैं, आप 2 स्टेप में भी ले सकते हैं कि पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा थिंकिंग। आप पकड़ के चलिए, इसको सॉल्विंग को रहने दीजिए। थिंकिंग आप कर लेंगे तो सॉल्विंग अपने आप हो जाएगा। सोचें कैसे, सबसे मेन चीज़ यही है कि सोचें कैसे। पहले तो समझने के लिए आपकी एक रीज़नेबल स्पीड होना चाहिए, बहुत स्पीड में ना पढ़ें, एक रीज़नेबल स्पीड होनी चाहिए। प्रैक्टिस से धीरे-धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और उसकी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी कि क्वेश्चन सॉल्व करने की एग्ज़ाम में आपके पास समय बचेगा। तो आप ये ना सोच के स्ट्रेस ले लें कि बिल्कुल ही समय नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए 100 के 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं वहाँ पे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको एक लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि यूपीएससी ये भी चेक करना चाह रहा है कि आप सिर्फ सॉल्व करना जानते हैं या छोड़ना भी जानते हैं।
तभी तो उसने नेगेटिव मार्क रखा है। यही तो वो चेक करना चाह रहा है कि आप छोड़ना भी जानते हैं या नहीं। तो खैर, यहाँ आते हैं। तो अब सोचा कैसे जाए? शुरुआत आपको करनी होगी, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके से कि अगर ये सिस्टम आया जिस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सिस्टम आया क्यों? अगर देखिए क्या है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए, आप यूपीएससी का माइंड देखिए और उसी से आपको सब समझ में आएगा कि पेमेंट सिस्टम डेटा को स्टोर करना है। और क्या दिया गया देखिए, कमांड। एक एक वर्ड पर फोकस कीजिए, बहुत जरूरी है ये सब वर्ड। कमांड किया जा रहा है, मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है। अब इस पे आते हैं, कह रहा है कि सारा का सारा डेटा जरा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सारा का सारा डेटा एक सिस्टम में होगा स्टोर, जो कि सिर्फ इंडिया में होना चाहिए, पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आरबीआई ऐसा कह सकती है कि ऐसा कीजिए आप 99.9% तो डेटा जो है वो इंडिया में स्टोर कर दीजिए, बाकी 0.1% डेटा जो है आप बाहर स्टोर कीजिए। क्या वो ऐसा कह पाएगी? क्या उस 0.1% जो अगर बाहर चला जाए तो उसमें ये पावर नहीं होगा कि वो फैल के ये जो 99.9% डेटा हैं, इसे भी, इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे? हो सकता है, क्योंकि साइबर प्रॉब्लम होते हैं, आप जानते हैं कितने। तो आपको क्या लगता है, क्या वो ऐसा करेगी? और दूसरी बात, वो कमांड कर रही है, ऑर्डर दे रही है। जब ऑर्डर दिया जाता है, आप रियल लाइफ में सोचिए, आप रियल लाइफ में आइए, आप, आपका कोई नौकर है या आपके घर में कोई काम करता है या आप एक ऑफिस में है, आपका एम्प्लॉय है, आप उसको ऑर्डर देंगे, कहेंगे जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। मान लीजिए आप घर में अपने काम करने वाले से बात करें, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो आप उसको क्या कहेंगे कि पानी का ग्लास भर के और उधर ही रख देना, बाकी मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा और वहाँ से पानी उठा के पीऊँगा। या उसको कहेंगे पानी भर के लाओ, यहाँ मेरे तक पहुँचाओ, मेरे हाथ में दो, मेरे बगल में टेबल, मेरे तक पहुँच जाना चाहिए वो चीज़। अगर कमांड, जब जब भी आप कमांड करेंगे, किसी को ऑर्डर देंगे, तो वो क्या होता है कि तुम्हें ये पूरा करना पड़ेगा। और पूरा का पूरा आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है किसी अथॉरिटी को कि आपको ये काम करना है, तो आपको क्या लगता है उसमें कमी होता है कुछ? इतना करना है, इतना नहीं करना है? देखिए, आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये देख के लगता है ये तो ठीक है स्टेट, कि पूरा का पूरा डेटा उसको चाहिए इंडिया में ही, अगर आरबीआई कमांड कर रही है। उस बेस पे ये स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है। और हमें ढूंढना क्या है, इज आर करेक्ट, कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इस पर भी आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। दूसरे पे आते हैं, दे शैल इंश्योर दैट द systems are owned and operated by public sector enterprises। कहा जा रहा है कि आप इंश्योर करें, ये जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, इसे कह रहा है कि आप इंश्योर करें, पक्का पक्का बताएं, पक्का पक्का इस पर काम करें कि ये जो सिस्टम है जिसमें आप डेटा को रखेंगे, ये जो सिस्टम होगा, इसके जो मालिक होंगे और इनका जो ऑपरेशन होगा, वो कौन करेंगे? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो फर्म होंगे, इंटरप्राइज होंगे, वही इसके ओनर होंगे और ऑपरेटर होंगे, पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड डेटा के। अब जरा आप एक बात मुझे बताइए कि क्या पूरे इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पेमेंट सिस्टम डेटा, या पेमेंट सिस्टम जो क्या सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं करते? और अगर प्राइवेट, आप कहेंगे, आप आराम से बता सकेंगे कि ज़्यादा तो प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर अपने इतना सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो आप बताइए, मैं आपसे पूछूं कि आप एक प्राइवेट ऑपरेटर हैं, ठीक, आपने बहुत मेहनत से, बहुत पैसा लगाकर अपना एक सिस्टम तैयार किया कि आप इससे बिजनेस करेंगे, पेमेंट सिस्टम से। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है अपना काम गवर्नमेंट को दे, पब्लिक सेक्टर को दे दीजिए,
इस पर आपका को भले पूरा पैसा आपका लगा है, सब कुछ आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, लेकिन आपका इस पर कोई हक नहीं होगा और इसका जो रेगुलेशन होगा, ऑपरेशन होगा, वो भी पब्लिक सेक्टर करेगी। आप बस बैठ के देखिए, जो पैसा-वैसा आएगा इसमें से थोड़ा बहुत आपको दे दिया जाएगा। तो क्या आप मानेंगे? दे देंगे अपना काम दूसरे को आप। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ऐसा करती है, देने को मजबूर करती है कि आप ना दीजिए, तो क्या आगे से प्राइवेट सेक्टर कभी भी ऐसा कोई भी काम करना चाहेंगे? कहीं गवर्नमेंट का तो कुछ पता ही नहीं चलता है, वो तो सब अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, मेरा भी काम तो क्यों हम कुछ करें, हम तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर ही बंद हो जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट ये अफ़ोर्ड कर सकती है कि प्राइवेट सेक्टर बंद हो जाए? गवर्नमेंट प्रोवाइड ही कितना कर पाती है, कितना पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर पाती है कोई भी चीज़। तो ये आप देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है और क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे सोचे जाने चाहिए। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। उस बेस पर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं ये तो संभव नहीं। अब जरा तीसरे पे आते हैं। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट to the Comptroller and Auditor General of India by the end of the calendar year। ये जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर हैं, इन आरबीआई कहती है कि इनको ये जो एक ऑडिट रिपोर्ट जो है, ये जो सिस्टम है रिलेटेड पेमेंट सिस्टम डेटा, इसका इससे रिलेटेड जो ऑडिट रिपोर्ट है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को प्रोवाइड करना होगा एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। अब देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है अपने आप में? एक अथॉरिटी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक तरह से ऑडिटरी बॉडी है जो ऑडिट करती है। मतलब कि रेगुलेशन करती है एक तरह से आप समझिए। अब यहाँ बात है, यहाँ कौन बता रहा है सब कुछ? आरबीआई। अब आप मुझे बताइए, क्या आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है? क्या आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है अपने फंक्शंस को? बैंक्स को या भी जो भी पेमेंट सिस्टम रिले या जो भी सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें, क्या आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है उसको? तो आप ये बताइए कि जब वो खुद रेगुलेट करती है, तो वो क्या कहेगी कि जो मेरा काम है, मेरे सिस्टम से रिलेटेड काम है, उसकी उसका रिपोर्ट तुम किसी और को जाके दो? क्या वो ऐसा कहेगी? अगर वो सारा सिस्टम चला रही है, वो कह रही है कि ये मैं जैसा-जैसा कह रहा हूँ वैसा-वैसा करो, तो उसका रिपोर्ट वो किससे माँग वो रिपोर्ट किसके लिए माँगेगी? वो खुद ही ना चेक करना चाहेगी कि क्या कहेगी कि दूसरे अथॉरिटी को जाके दे दो, तो क्या सही से काम हो पाएगा? अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी काम है, सोचिए ये कितना सेंसिटिव काम है, तभी तो कहा जा रहा है कि पूरा एंटायर डेटा इंडिया में रखना होगा। आपका एक कंपनी है, आपका बहुत इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपने किसी को काम दिया करने के लिए, आप उसको क्या कहिएगा? इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट तैयार होगा, उसको ले जाके दूसरे जगह मेरे कोई एक और आदमी रहते हैं, उनको दिखा देना जाके। तो क्या उससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी? आपका काम हो जाएगा, आपका कंपनी चल जाएगा दूसरे को रिपोर्ट दिखाने से। तो ज और प्लस अगर आरबीआई अगर एक रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होती, आरबीआई खुद रेगुलेशन नहीं करती, तब तो हो सकता है वो देखने के लिए भेज सकती थी या सलाह लेने के लिए भेज सकती थी। लेकिन जब आरबीआई खुद ही रेगुलेट करती है और सारा सिस्टम उसका है, तो वो क्यों भेजेगी दूसरे के पास? जब इस तरीके से आप सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि ये भी स्टेटमेंट जो है, ये जम नहीं रहा है, ये भी ठीक नहीं है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1 ओनली, 1 ओनली। अब देखिए वो ज़माना गया, अब वैसे यूपीएससी देता ही नहीं है कि मान लीजिए यहाँ आपने दूसरा पकड़ लिया कि दूसरा तो नहीं होगा, तो अब आप यहाँ से दूसरा छाँट देंगे, यहाँ से दूसरा छाँट देंगे। अब ये दोनों बच गया, आपने पहला तो सही चुन लिया है, तो आप इसे पकड़ लेंगे और इस पर आप बिल्कुल नहीं सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसे ऑप्शंस जो है अब यूपीएससी देता ही नहीं है। आप उठा के देखिए अभी रिसेंट क्वेश्चन वो क्या देता है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन, इस तरीके से। आपको सबके बारे में पता होने चाहिए,
इसीलिए मैंने सब पर बातें की है और उस तरीके से बातें की। भले ये पावर ऑफ एलिमिनेशन पर सेट किया गया क्वेश्चन है, लेकिन जिस पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग की मैं बात करता हूँ कि अब उसको उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। वो किसी भी पैटर्न पे सेट किया गया हो, वो सिस्टम हर जगह अपने 100% परफेक्शन के साथ काम करता है और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। आपने देखा, हो सकता है ये बहुत पुराना सिस्टम आपने इसके बारे में नहीं सुना हो, 2019 में ये था। फिर भी आपने देखा कि समझ के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको उसकी जानकारी हो ही। तो ये है स्किल डेवलपमेंट का मैजिक फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं और बातें करेंगे। और स्किल डेवलपमेंट हमें इस तरीके से सीखना है कि यूपीएससी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, हमें फँसा ना सके। तब तक आप अपना ध्यान रखें। सी यू सून। थैंक यू सो मच।